आक्रांताओं के आक्रमण से बहुत सारी लाइब्रेरियाँ, बहुत सारी पुस्तकें नष्ट हो गई और उन नष्ट हुए पुस्तकों में हमारा बहुत सारा ज्ञान भी नष्ट हुआ है। वो हमारे पूर्वजों का चिंतन भी नष्ट हुआ है और बहुत सारा चिंतन हम संजो कर बैठे हुए हैं और वो जो संजो कर बैठे हुए हैं वो चिंतन आज भी हमें राह दिखा रहा है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठाकुर जी की बटोर, मेरी जन्मभूमि, जातियों में उन्होंने कांदू, कलवार, तुरहा, जुलाहा जैसी जातियों को भी उन्होंने बताकर अलग अलग जातियों को बताकर उनके इतिहास को भी इस निबंध के अंतर्गत बताना चाहा है। उन्होंने आत्मपरक निबंध भी लिखे हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने वाले। ऐसा लगता है कि वो निजी प्रसंगों को हमारे सामने रख रहे हो, अपने व्यक्तिगत प्रसंगों को हमारे सामने रख रहे हो। ऐसा लगता है कि वो आत्मिक होकर अपनी बात करते जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। वैसे तो उनके व्यक्तित्व की प्रस्तुति ही उनके निबंध है, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो उन्होंने शांति निकेतन में रहकर जो शांति का अनुभव किया, शांति निकेतन के पहले उन्होंने जिन मुश्किलों को झेला, खास करके आर्थिक मुश्किलें और अपने ही लोगों के द्वारा उनको शूद्र कहा जाना, इसलिए वो कभी स्वीकार करते हैं कि मैं ब्राह्मणों में शूद्र हूँ। ये उनका वो सच्चा मनुष्य हमारे सामने आता है। इसलिए उन्होंने 4 भेद बताने चाहे एक निबंध में ब्राह्मणों के। ब्राह्मण कहा है और फिर उनको कहा है कि जो चिंतन करता है, जो पढ़ता है और पढ़ाता है, उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहना चाहा है। और जो सामान्य है, सेवक के रूप में अपना काम करता है, उनको शूद्र ब्राह्मण कहना चाहा है और अपने आप को वो शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। सही रूप में वो चारों ब्राह्मणों के सही लक्षण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में दिखाई देते हैं। और ये अपने आप को खुला छोड़ने का प्रयत्न, ये शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक श्रेष्ठ लक्षण है। मनुष्य अपने आप को दबा कर चलता है, अपने आप को रोक कर चलता है, अपनी बुराइयों को वो ढक कर चलता है, लेकिन हजारी प्रसाद जी ने अपने निबंधों में अपने आप को खुला छोड़ा है और इसीलिए उनके निबंधों में वो आत्मपरक दृष्टि हमें मिलती है। उनके निबंध आत्मपरक है, अपने आत्म तत्व को, अपने मैं तत्व को प्रस्तुत करते हैं। एक निबंध है आम फिर बौरा गए। इस निबंध में वो कहते हैं कि बचपन में कई बार आम की मंजरी हथेली पर रगड़ी है, अब नहीं रगड़ता, पर बसंत पंचमी से पहले जब कभी आम्र मंजरी दिख जाती है तो बिच्छू की याद अवश्य आती है। सोचता हूँ आम और बिच्छू में क्या संबंध है। देखो, ये बचपन का वो अनुभव, आम्र मंजरी को हाथ में रगड़ना और ये प्रकृति के साथ उनका जो सानिध्य है, प्रकृति के साथ उनका जो बचपन से ही संबंध है, लगाव है, सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने जो प्रकृति को परखा है, देखा है, उसको कैसे आत्मपरक ढंग से अभिव्यक्त वो कर देते हैं। एक बात और, बसंत आ गया है। बसंत का आना क्या है? प्रकृति में बसंत आता है, फूलों से ये प्रकृति लद जाती है, चारों ओर खुशियों की फुहारें बरसाती हुई प्रकृति दिखाई देती है। लेकिन मनुष्य के पास अब उसे देखने का समय कहाँ है? मनुष्य उस प्रकृति को जानता है। रामदरस मिश्र जी ने एक जगह पर ऐसा कहना चाहे कि बुढ़िया खिड़की से देख रही है और एक बच्चे को पूछती है कि बेटे बसंत कब आएगा? तो बेटा कहता है, माँ जी बसंत तो कब का आया और कब का चला गया। तो कहते मुझे क्यों पता नहीं चला। आज मनुष्य ऐसी स्थिति में है कि उसको पता ही नहीं चलता कि प्रकृति कैसे नए वस्त्र पहनकर तैयार हुई है, कैसे अपने सातों श्रृंगार करते खड़ी हुई है। क्योंकि इन दौड़ धूप वाली ज़िंदगी में हमें अपने से मतलब जैसे रह गया है। हम धनोपार्जन निमित्त यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आते हैं। ऐसे समय में ऐसे निबंधों को रखकर उन्होंने मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का एक सच्चा प्रयत्न किया है। तो बसंत आ गया में निबंधकार कहते हैं, कवि के आश्रम में रहता हूँ। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के पास रहकर उन्होंने जिन प्रकृति को देखा, अनुभव किया, इसलिए वो कहते हैं कि कवि के आश्रम में रहता हूँ, नितांत ठूंठ नहीं हूँ। क्योंकि कवि के आश्रम में रहकर मैं ठूंठ नहीं हो सकता हूँ।
ज़्यादा न पुष्प लदे हुए हो, ज़्यादा मेरी प्रकृति न लहराई हो, लेकिन कुछ तो 2-4 पुष्प तो मुझ में लगे हुए होंगे ही। ये सहजता है उनकी। पर भाग्य प्रसन्न न हो तो कोई क्या करे। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य प्रसन्न नहीं होता हम पर, ये उनका अपना एक दुख, लोगों के द्वारा उनके साथ जो व्यवहार हुआ, परिणाम स्वरूप उनका उनका जो दुख रहा, सदा वो ऐसे अंदर से एक 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 दुख, एक पीड़ा का सतत अनुभव करते रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा मनुष्य चाहता है, जो सच्चे मनुष्य का साहचर्य चाहता है, ऐसा मनुष्य दुनिया में ऐसी ऐसी जाति भेद, ऐसी कुंठा, संतरास, घुटन से भरे हुए लोगों को जब देखता है तो उसको बड़ा दर्द होता है। तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का ये दर्द उनके समाज या उनके आसपास के लोगों के द्वारा, ये आप जानते भी होंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहकर उन्होंने अपने ही लोगों के द्वारा जो गाली गलौज और ऐसे अनुभव जो किए हैं, वो पीड़ा आजन्म यानी सदा सदा उनके पास रही है। इसलिए वो 2-4 कचनार वृक्ष इस हिंदी भवन में ही है, ऐसा कहकर उन्होंने 2 पेड़ों की बात कही है। एक अपने यहाँ, एक पड़ोस के पास, पड़ोस के घर के आगे है कचनार का पेड़, और उस पर इतने सारे फूल लदे हुए, और वो पेड़ है दुबला, और इस बार वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा फूला हुआ दिखाई देता है पेड़, बड़ा अच्छा सुगठित पेड़ है, लेकिन एक भी पुष्प उस पर नज़र नहीं आता। तो ये एक 2 पेड़ों को आधार बनाकर मनुष्य को वो अभिव्यक्त कर देते हैं। ये उनका अपना आत्मपरक ढंग है। उनके निबंधों की खास विशेषता है व्यंग्य विनोद। वो राजनीतिकों पर व्यंग करते हैं, आलोचकों पर व्यंग करते हैं, धर्म धुरंधरों पर व्यंग करते हैं। इन पर व्यंग करते हुए वो सही दिशा को दिखा देने का प्रयत्न करते हैं। उनके बहुतेरे निबंधों में व्यंग्य है। हर एक निबंध में 2-4 व्यंग्य तो ऐसे प्रभावक होंगे जो हृदय को वेध कर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बरसों बी नामक एक उनका निबंध है, उसमें उन्होंने राजनीतिकों पर जो व्यंग किया है वो आपके सामने रख रहा हूँ। राजनीतिक और देश की जो दशा है उस पर व्यंग है। मगर इस नीर भरी बदलियों को हो क्या गया है, नीर भरे बादलों को हो क्या गया है, कहाँ जा रही है ये, मुंह तो दिल्ली की ओर है, सब दिल्ली की ओर भागे जा रहे हैं। देखो, सब दिल्ली की ओर भागे जा रहे हैं, बादल भी आदमी भी। देखो, राजनीतिकों पर ये व्यंग, बादल भी आदमी भी, बादल एक और हो जाते हैं, आदमी सामने आ जाता है। ये राजनीतिकों पर, देश की दुर्दशा पर, देश की दशा पर ये व्यंग्य है। ये एक और व्यंग्य उनका है, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है। आपको बताऊँ, एक बार मैं खुद अंदर से अनुभव कर रहा था एक कविता पढ़ते हुए कि बहुत बहुत अच्छी कविता है। सारा अच्छा अनुभव करने लगा कि ओहो कितनी बढ़िया कविता है। पढ़ते पढ़ते थोड़ा आगे बढ़ा और मेरा पन्ना पलटा, बाकी के 2 पेज भी उसी कविता से भरे हुए थे और मैंने अपनी किताब बंद करके रख दी। यानी ये है साहित्य प्रेम, मनुष्य का यही है कवि प्रेम, मनुष्य का यही है पढ़ना। तो बिना पढ़े आलोचना करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बिना पढ़े प्रसन्नता का अनुभव करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आजकल आलोचकों की बाढ़ निकल आई है। किसी भी प्रकार हमें आलोचना कर लेना है, अपने नाम 2-4 किताबें खड़ी कर लेना है। उन आलोचकों पर आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने सीधा प्रहार किया है। वो क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है नामक निबंध में कहते हैं, आसमान में निरंतर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है, व्यर्थ मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है। और मैं निश्चित जानता हूँ कि रहस्यवादी आलोचना लिखना कुछ हंसी खेल नहीं है। रहस्यवादी आलोचना लिखना हंसी खेल नहीं है। पुस्तक को छुआ तक नहीं और आलोचना ऐसी लिखी त्रैलोक के विकम्पित। पुस्तक को छुआ नहीं और आलोचना ऐसी लिखी त्रैलोक के विकम्पित। एक और कहते हैं कि मनुष्य प्रशंसा के पुल बांध देता है अपनी आलोचना के द्वारा। दूसरी ओर देखते हैं कि इतना व्यंग कर देता है, इतनी टिकाएँ कर देता है बिना पढ़े। जिसके प्रति आत्मीयता है, जिसकी प्रशंसा में कुछ कहना चाहता है या अपना काम निकालना चाहता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहता है मनुष्य, तो उनकी प्रशंसा बढ़ चढ़कर इतनी कर लेता है कि वो खुश हो जाते, जबकि वो अपना विरोधी है और अपना
अपना दोषी है तो ऐसे व्यक्ति की किताब या पुस्तक की आलोचना करने बैठ जाता है तो उनको तोड़ कर रख देता है बिना पढ़े। ऐसे आलोचकों पर इन्होंने व्यंग किया है। सच्चा आलोचक वो है कि जो सही तटस्थ दृष्टि से उस किताब को देखता है, उसे पढ़ता है और तटस्थ दृष्टिकोण के साथ, तटस्थ विचार के साथ उनको अभिव्यक्त करता है, अच्छा भी बुरा भी। ये सच्चे आलोचक का धर्म है और सच्चे आलोचक का धर्म हम भूल चुके हैं, हमारे आज के आलोचक भूल चुके हैं। ऐसे सच्चे आलोचक खोजने पर कुछ मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसे ही आलोचक रहे हैं कि जो समाज को अच्छा लगने के लिए या लगाने के लिए ही कुछ कह लेते हैं, या मान लो कि किसी का व्यंग करने के लिए ही अपनी बात रख लेते हैं। ऐसे आलोचकों पर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने व्यंग किया और उस समय भी ऐसे आलोचक रहे थे कि जो चापलूस आलोचक थे। ऐसे चापलूस आलोचकों पर व्यंग करना उनका इस निबंध के द्वारा प्रमुख कारण या आधार रहा है। कहते त्रैलोक के विकम्पित हो जाए उनकी बात से, पर क्या कम साधना है? यह भी क्या कम साधना है? ऐसा करना भी क्या कोई सरल है? ये बड़ा व्यंग है उनका। पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता, उन्होंने कहा पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता, आलोचना करने वाला पढ़ता नहीं। यह तो उचित नाता है। पढ़ने वाला जो आलोचना नहीं करता और आलोचना करने वाला पढ़ता नहीं है, ये उचित नाता है। यानी आलोचकों ने अपना धर्म छोड़ा है, इसीलिए उनको ये कहना पड़ा है। सही रूप में तो उन्होंने भी आलोचना तो की है और फिर भी अपने आप पर ऐसा व्यंग करना कोई सरल बात है? दुनिया के सामने आलोचकों की बात करते हुए अपने आप को रखने का ये सबल प्रयत्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहा है। लेकिन हम उनकी आलोचना में देखते हैं, खास करके हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी भाषा और ये जो उन्होंने कबीर नामक जो कृति लिखी, कबीर में आधी किताब तो उनकी विवेचना है और कबीर के संस्कृति परक धर्म को उन्होंने जिस शक्ति के साथ हमारे सामने रखा है, उसे देखते हुए हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना ज्ञान एक साथ कैसे उभर कर आया है, इतना ज्ञान एक साथ उभर कर हमारे सामने कैसे आया है। और भाषा भी इतनी संजीत ढंग से हम तक पहुंचती है, एक भी शब्द ज़्यादा नहीं, एक भी शब्द कम नहीं, और प्रत्येक शब्द उचित जगह पर। ये उनका आलोचक धर्म है, या ये एक आलोचक के रूप में हमारे सामने है। तो ऐसे श्रेष्ठ आलोचक ही आलोचकों की निंदा कर सकता है, यानी वो भी अपने आप को उसमें शामिल करते हुए। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता और आलोचना करने वाला पढ़ता नहीं है। ये समाज के आलोचकों पर व्यंग है, ये साहित्य के आलोचकों पर व्यंग है। उन्होंने देवदारू में एक घटना का उल्लेख किया है, हास्य परक व्यंग्य को प्रस्तुत करते हुए, कि हमारे गांव में एक पंडित जी थे जिनको भूत भगावन कहते हैं, और उनके मुंह से फचाफच जो वाणी निकल जाती थी, सामने वाला आदमी मुंह पहुँचता हुआ रह जाए, ऐसा व्यंग करते हुए देवदारू को उन्होंने एक देवदारू की छड़ी को माध्यम भी बनाया है और देवदारू को एक प्रतीक बनाना भी उन्होंने चाहा है। हम उनके प्रकृति परक जब दृष्टिकोण को देखते हैं तो उन्होंने इन पेड़ों को, वो देवदारू रहा हो, अशोक के फूल रहा हो, कुटज रहा हो, ये सारे पेड़ों को उन्होंने, उन सारे पुष्पों को हमारे सामने रखकर समाज के लिए एक उद्देशित किया है। कुटज नामक निबंध में कुटज को ठीगना सा एक वृक्ष उन्होंने कहा है, और ये जो ठीगना सा जो वृक्ष है, वह वृक्ष कैसे इन गर्मी के दिनों में भी अपनी छाती चौड़ी किए हुए सामने खड़ा रहता है, और कैसे अपनी शक्ति के साथ खड़ा रहता है और समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण या नया उद्देश्य दे जाता है। ये उनके निबंधकार का श्रेष्ठत्व है। ऐसा भी कह लेते हैं कि ये, कई लोग तो आश्चर्यचकित होते हैं कि जो वनस्पति शास्त्री जो है, वनस्पति के जानकार जो लोग हैं, वो जो विशेषताओं का चित्रण नहीं कर पाए हैं, ऐसा चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है उन वनस्पति का। हमें ऐसा लगता है उनके पास कितना प्रगाढ़ ज्ञान रहा होगा। भाषा उनकी संस्कृतमय भाषा है, संस्कृत के विद्वान रहे हैं और संस्कृतमयी हिंदी को उन्होंने रखा है।
मैंने उनके निबंधों को पढ़ते हुए यही पाया है कि अंग्रेजी के युग में रहते हुए भी, अंग्रेजों के राज्य में रहते हुए भी, स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी के आधिपत्य को देखते हुए भी उन्होंने संस्कृत प्रधानता अपनी हिंदी साहित्य में कैसे रखी है। कहीं भी एक भी शब्द खोजने से नहीं मिलता। कहीं पर उन्होंने किसी शब्द को, अंग्रेजी शब्द को रखा है तो इन्वर्टेड कॉमा में रखकर उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करने के लिए रखा है। उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है, बड़े जानकार होते हुए भी अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक सरोकार की जब बात करने जा रहे हैं तब उन्होंने इस बात का बड़ा ख्याल रखा है। ये उनका भाषा सज्जता है। और शब्द के वो ऐसे शिल्पी हैं कि शब्द के साथ वो क्रीड़ा भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। शब्द के द्वारा वो चिंतन को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं और शब्द के द्वारा अपने हृदय को खोल भी सकते हैं, जिसके माध्यम से उनके हृदय तक लोग पहुंच पाते हैं। वो समाज के हृदय को भी शब्द के माध्यम से ऐसे खोल देते हैं। उनकी भाषा में प्रतीक भी आते हैं, उनकी भाषा में संकेत भी आते हैं, उनकी भाषा में व्यंजना भी है, शब्द शक्तियाँ प्रभावक हैं और वो जो गुण भी हैं, जीवन की सच्ची सार्थकता को अभिव्यक्त करने में उनकी भाषा उपयोगी सिद्ध हुई है। कूटज का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। कूटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो, कूट गड़े को भी कहते हैं, गढ़ घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात गड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कूटज कहे जाते हैं। कूटज जो एक पेड़ का नाम है, एक पुष्प का नाम है, और उसको उन्होंने कैसे विवेचित किया है, यानी एक शब्द को खेलना और एक शब्द के तह तक पहुंच जाना, उस शब्द की प्रकृति को अभिव्यक्त करना, वो शब्द कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति से कौन कौन से संदर्भों से जुड़ता है, उन सारे अर्थों को ले आना और फिर अपनी बात को प्रस्तुत करना,